सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अचानक कॉल आने की वजह से वीडियो डिस्टर्ब हो गया। तो सेकंड पार्ट के लिए सेकंड वीडियो में बता रहा हूँ। वो जो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने डिस्कस करा 3 फार्मूलाज था, वो क्लास 10th के जो चैप्टर 12 है, सारे क्वेश्चंस 3 फार्मूला से बन जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी 3 से 4 क्वेश्चंस इन्हीं कुछ टॉपिक्स पे बना करके पूछता है, जो कि बस क्वेश्चंस पढ़ते ही आप आंसर दे दोगे। लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में आपको वो सारे थ्योरम्स याद होने चाहिए। तो कुछ थ्योरम्स हम लोग देखते हैं जो कहता है, पहला क्या है कि मान लेते हैं कि ये सर्कल है जो कि है भी, और हम लोग जानते हैं कि सर्कल, अच्छा कोड के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन होता है ना सर्कल में, उसको हम लोग कोड बोलते हैं। तो एक कोड ये है, ठीक है, और ये सेंटर है ना, तो ये सेंटर है। या फिर एक कोड हम लोग ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लेते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। तो हम लोग ये लेते हैं। ये कहता है क्या है कि सेंटर से अगर किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, है ना, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये और ये इक्वल होगा। मैं लिख नहीं रहा डेफिनेशन, आप डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हो कि किसी भी सर्कल का सेंटर से, किसी भी सर्कल का सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वो जो सर्कल, वो जो कोड होता है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर ये 20 होता ना, तो ये 10 सेंटीमीटर होता और ये भी 10 सेंटीमीटर होता, ठीक है। तो ये दूसरा ये कहता है कि अगर मान ले कि कोई सर्कल है और सर्कल में 2 इक्वल कोड्स ड्रॉ करने हैं। इक्वल कोड्स का मतलब होता है दोनों कोड्स का लेंथ सेम होगा, है ना। अब जैसे ड्रॉ करना है आपको करो, आप या तो पैरेलल दोनों को ड्रॉ कर दो इस तरह से, या फिर अनपैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि ये पैरेलल था, अब यहाँ पे ये है, तो ये कहता है कि अगर 2 इक्वल कोड्स रहा ना, तो सेंटर से दोनों के बीच का डिस्टेंस ना एकदम सेम होगा, सेम होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। जैसे कि मैं आपको दे दूं कि एक कोड है जिसका 2 इक्वल कोड्स ड्रॉ किया गया है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, ऑपोजिट साइड है। अगर 2 इक्वल कोड्स में बोलूं और ऑपोजिट साइड में बोलूं, इसका मतलब इक्वल कोड्स में बोलूं और पैरेलल बोल दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ऑपोजिट साइड होगा। क्योंकि किसी भी सर्कल में सेंटर के एक साइड 2 इक्वल कोड्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते, दोनों का लेंथ सेम नहीं होगा, है ना। अगर इक्वल ड्रॉ करने और पैरेलल, तो एक सेंटर के दोनों ऑपोजिट साइड में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में दे दूं कि ये लेंथ आपको मैं दे दूं कि ये 16 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 8 होगा ना, ये भी 8 होगा ना, हाँ बिल्कुल 8 होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बताएं कि दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, आप उठा के देख सकते हैं, हम लोग भी देखेंगे, लेकिन ये समझ लें कि एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है। और मैं आपको दे दूं कि ये जो रेडियस है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, और 2 कोड इक्वल कोड 16 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया गया है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। तो बतलाएं कि दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस क्या है। अच्छा, दोनों कोड का बीच का डिस्टेंस मैं तभी पूछूंगा जब ये दोनों पैरेलल होगा, अदरवाइज अनपैरेलल फिर हम लोग ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। जैसे कि ये मान लो कि एक कोड ये है और एक कोड ये है, तो नहीं पूछेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, कोई एक सिंगल डिस्टेंस है ही नहीं। यहाँ पे आप देखें कि कोई भी दो पॉइंट्स को अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो हमेशा सेम होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो चुके पैरेलल लाइन है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में ही पूछेंगे। तो आप देखें पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है, याद होगा, ये 10 है, ये अगर ये 8 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये 8 है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होगा ना। तो अगर यहाँ से यहाँ x होगा तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना √10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर जो होता है 100 माइनस 8 स्क्वायर जो है वो 64 है, और ये हो जाएगा 100 माइनस 64 36, जो कि रिड्यूस होकर के आ जाएगा 6। तो ये आ गया हम लोग का x जो आ गया वो आ गया 6। अगर ये 6 है तो चूंकि ये थ्योरम बोलता है कि 2 पैरेलल कोड्स है, मतलब इक्वल कोड्स है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये 6 है तो ये 6 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स था। अब हम लोग चलते हैं, ये सारे जो थ्योरम्स के जिसमें मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और आएंगे ही एग्जाम में क्वेश्चंस। बस आपको बस ये ध्यान रखना है, आप शॉर्ट नोट्स बना करके लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा लेकिन मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं सुन करके। थर्ड क्या है कि मान लेते हैं कि 2 इंटरसेक्टिंग हम लोग सर्कल बनाते हैं। इंटरसेक्टिंग सर्कल मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहा था, और ये जो है टचिंग सर्कल से बनाते हैं हम लोग,
एक पॉइंट्स पे टच करेगा, है ना, टचिंग सर्कल बोलेंगे इसको हम लोग। तो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। तो ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर P है और इसका सेंटर Q है, इस तरह से। अब दोनों को मिलाने वाला लाइन होगा PQ, है ना। अच्छा, दोनों का अपना कुछ रेडियस भी होगा। ये मान लेते हैं कि A और यहाँ पे B पे दोनों एक दूसरे को कट किया है, तो इन दोनों को मिला देते हैं AB को। तो ये दोनों का जो बीच का कॉमन कोड होगा ना, उसे हम लोग AB, मतलब ये जो AB है ना, लेंथ ऑफ AB, ये कॉमन कोड है। क्योंकि आप देखें कि अगर ये सर्कल नहीं होता तो AB इस सर्कल में भी है और इस दोनों सर्कल में भी है। तो थर्ड थ्योरम ये कहता है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग PQ है ना, दोनों सेंटर को जो ज्वाइन करा रहा ना, और ये जो कॉमन कोड है, ये कॉमन कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि अगर ये कॉमन कोड AB है और ये PQ को मिला देना, तो ये जितना होगा ना, ये भी उतना ही होगा। ये टोटल 20 था यहाँ से यहाँ, तो ये 10 और ये 10 में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ये 10 और 10 में डिवाइड हो जाएगा। और एग्जाम्स में भी इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे। से मैं आपसे पूछूंगा कि P और Q के बीच का डिस्टेंस सब बताएं, और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लें PQ, मतलब ये सर्कल जो P सेंटर का सर्कल है, इसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसका सेंटर है, इसका रेडियस है, ये 30 नहीं लेते हैं, है ना, ये पहले ले लेते हैं 17, ठीक है, ये 17 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 16 ले लेते हैं यहाँ से यहाँ, है ना, ये 16 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये 8 होगा और ये भी 8 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, 16 ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, इसका रेडियस ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर, ये 8, अगर ये टोटल 16 था यहाँ से यहाँ, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, नीचे भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये 8 है, ये 17 है और ये 10 है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं ना, ये 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ना, ये C है, मान लेते हैं C है। तो यहाँ जो CQ आ जाएगा ना, वो आप CQ निकाल सकते हैं, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और जो कि आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जो कि 6 आ जाएगा। और यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 64। तो 64 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 5, यहाँ पे 2 और ये 2, यानी कि ये जो लेंथ आया ना, ये 15 सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ पे PC 15 और CQ 6 है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 प्लस 6 आएगा 21 सेंटीमीटर। 15 प्लस 6 21 सेंटीमीटर। और बात माने ये डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन मतलब आए हुए क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको डेटा भी ऐसा होगा ना कि रूट के अंदर से वो निकल करके, मतलब रूट के अंदर में कोई स्क्वायर नंबर बन रहा होगा जो कि रिड्यूस होकर के आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लें कि ये कोई सर्कल है ना, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे एंगल पूछे जाएंगे, है ना, इससे एंगल पूछे जाएंगे। अभी तक हम लोग जो 3 डिस्कस किया था ना, उससे लेंथ पूछा जाएगा, रेडियस पूछा जाएगा, या फिर लेंथ ऑफ आपको कोड का लेंथ पूछा जाएगा, या दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा, या कभी सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे दे तो कॉमन कोड का लेंथ पूछा जाएगा। अब क्या करेंगे कि मान लें कि ये एक कोड है AB, है ना, AB। तो AB इस सेंटर पे कुछ एंगल एक सब्सटेंड करेगा ना, मान लेते हैं ये थीटा से सब्सटेंड करता है। तो ये जो थ्योरम ये कहता है कि कोई भी कोड सेंटर पे जितना एंगल सब्सटेंड करता है ना, उसका आधा वो मेजर आर्क पे एंगल सब्सटेंड करेगा। ये 2 आर्क होगा ना, एक आर्क ये होगा AB जो कि माइनर आर्क बोलेंगे, और एक आर्क ये होगा बड़ा वाला AB जो कि मेजर आर्क होगा। तो ये AB सेंटर पे अगर थीटा एंगल सब्सटेंड किया है ना, तो यहाँ पे ये θ/2 एंगल सब्सटेंड करेगा, ठीक है। तो ये 2 एंगल सब्सटेंड करेगा। तो ये होता है। और ये चौथा था। और पांचवा क्या है कि कोई भी सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, ये डायमीटर सर्कल के किसी भी पार्ट्स पे जो एंगल सब्सटेंड करेगा ना, वो 90 डिग्री होगा। तो ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, किसी भी पार्ट्स पे 90 डिग्री होगा। अगर ये हम लोग करें तो ये 90 डिग्री होगा। आप कोई भी एंगल ले लें, 90 डिग्री होगा। तो याद रखें कि अगर ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर ओ सेंटर का, तो ये सर्कल के किसी भी पार्ट्स में जो एंगल सब्सटेंड करेगा ना, वो 90 डिग्री होगा। और ये जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आर्क ले लें हम लोग AB, तो ये सेंटर पे जितना एंगल सब्सटेंड करते हैं ना, वो मेजर आर्क में उसका हाफ एंगल सब्सटेंड करते हैं, ठीक है। और एक लास्ट जो है कि अब हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये सर्कल है कोई, है ना,
और ये किसी के लिए भी है, ये मेजर आर्क का भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये मान लें मेजर आर्क है, ये सेंटर पे एंगल सब्सटेंड करता है इस प्रकार से, जैसे कि ये हम लोग ले लेते हैं कि मेजर आर्क है, ये सेंटर है, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये मेजर आर्क है यहाँ से, तो ये सेंटर पे एंगल सब्सटेंड करेगा। ये अगर थीटा है, यहाँ से यहाँ थीटा 1 है, तो ये यहाँ पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, ये है ना। क्योंकि अगर इसी का बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे थीटा 1/2 करेगा, क्योंकि सेंटर पे जितना करता है ना, ये यहाँ पे उसका आधा करेगा। अगर मान लेते हैं, अब इसका बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, ये देखें, ये इसका बात कर लेते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये ए बी है, ये ए बी है, और ए बी सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है ना, वो थीटा 2 है, थीटा 2। तो ये जो थ्योरम बोलता है कि ए बी कोई भी आर्क सेंटर पे जितना एंगल सब्सटेंड करेगा ना, वो सर्कल पे उसका हाफ करेगा। तो सर्कल पे इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये थीटा 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा 2/2। और अगर ये बड़ा वाला जो आर्क है, ये सेंटर पे अगर थीटा 1 करेगा, सेंटर पे अगर थीटा 1 करेगा, ये जो एंगल है वो थीटा 1 है, तो माइनर आर्क पे वो कितना करेगा, थीटा 1/2, है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये सेंटर है, यहाँ पे थीटा 1 और ये थीटा 2। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर पे जो एक पॉइंट पे जो सम ऑफ द एंगल्स होता है ना, वो 360 होता है ना, 360 डिग्री, है ना। नेमिंग कर देते हैं, अगर ये ए बी है और ये सी और डी है, मान लेते हैं ऐसा, तो आप देखें ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना। अब यहाँ पे देखें कि जो एंगल सी है वो थीटा 1/2, क्या करते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये थीटा 1/2 प्लस थीटा 2/2, और यहाँ पे 180 डिग्री आ गया ना, हाँ ये 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें थीटा 1/2 कहाँ था, एंगल सी, तो इसे लिखेंगे एंगल सी प्लस, और यहाँ पे थीटा 2/2 एंगल डी, तो ये लिखेंगे एंगल डी, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सबसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी हम लोग भी क्वेश्चंस बना लेंगे यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि सी और डी का सम 180 डिग्री है, इसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल। तो अब यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम बनाएंगे, याद कर लेंगे कि किसी भी अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक रहा ना, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। अब अगर ये और ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले ले, तो यहाँ पे ए बी सी डी और सम ऑफ द एंगल 360 होता है। अगर दो एंगल का सम 180 है, तो बाकी जो 2 एंगल बचेंगे उसका भी तो सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री होना चाहिए, तो बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। अब हम लोग बोलेंगे, अब मान लो कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल जो है ना साइक्लिक है, इसका मतलब है सम ऑफ द एंगल जो वो 180 डिग्री होगा। आपको एक एंगल दे दिया जाएगा और दूसरा पूछेंगे, बस बच्चों जैसे सवाल होगा, और यही क्वेश्चंस तो बनते हैं एग्जाम्स में, है ना। मतलब इजी क्वेश्चन से उठा करके थोड़ा से ऐसे क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे जहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि पहले क्या निकालना होगा। लेकिन बात माने कि यही सारे थ्योरम्स हैं जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप हमसे पूछेंगे, अभी जहाँ पे फंसेंगे तो आप मुझसे पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ये याद रखें कि कोई भी आर्क सर्कल पे जितना एंगल सब्सटेंड करेगा, सर्कल के मतलब सेंटर पे जितना एंगल होगा सर्कल को, मतलब ऑपोजिट साइड में या ऊपर वाले साइड में मेजर आर्क में एंगल उसका आधा होता है। और ये जो डायमीटर है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट्स पे जो एंगल सब्सटेंड करता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये कुछ था, ठीक है। एक और है जो है वो हम लोग इंटरसेक्टिंग कॉर्ड के बारे में हम लोग देखें। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं जो बोला आप उसे एज ए थ्योरम लिख सकते हैं, और बिल्कुल लिख लेना चाहिए ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अगर आप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। देखिए इससे कैसे क्वेश्चंस हम लोग एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि मान लेते हैं कि हम लोग को एक सर्कल दिया हुआ है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से एक सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको दे दूँ कि एक कॉर्ड है ए और यहाँ पे बी है ना, ये बी है, यहाँ पे बी है, और मैं आपको दे दूँ कि ए बी जो है वो सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड किया है वो 70 डिग्री है ऐसा। तो मैं पूछूंगा कि बतलाएं कि ये जो एंगल होगा, है ना, यहाँ पे ये P है और यहाँ पे Q है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि एंगल ए पी बी, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप देखें कि अगर ये 70 है तो ये इसका आधा ये होगा, ये 35 होगा, है ना, ये 35 होगा। अगर ये 35 है तो Q और P मिलकर 180 डिग्री होगा। चूंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि किसी भी सर्कल के अंदर में जो क्वाड्रिलेटरल है
वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये है तो ये और ये मिलकर 180 डिग्री होगा, ये और ये मिल करके 180 डिग्री होगा। तो ये 35 और यहाँ पे चाहे जो भी हो मिल करके 180 डिग्री होगा। अगर ये 35 है तो ये कितना होना मांगता है, तो ये 145 होगा। तो 180 में आप 35 माइनस कर दें तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और ये 1, तो ये 145 होगा। एग्जाम में भी आपसे इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा ये दे करके कि आप ये बता दें, और बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ ये कुछ टफ को क्वेश्चन पूछ दिया या घुमा के, यहाँ घुमा के भी दे दिया गया है, क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जाता है, इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस कर दिया जाएगा, इस प्रकार से कुछ कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है ये। अच्छा एक और थ्योरम जो इसी से आप बना सकते हैं वो ये, और ये भी याद रखें आप कि किसी सर्कल में अगर ये जो ए बी है, ये सर्कल के किसी भी पॉइंट्स में हमेशा सेम एंगल सब्सटेंड करेगा। ये अगर थीटा होगा ना तो किसी भी पॉइंट्स पे ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो ये याद रखें, ये भी VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना वो एंगल ही फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं हम लोगों से, ठीक है। तो ये आप याद रखें। और द लास्ट वन इंटरसेक्टिंग, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उन दोनों पे क्या रिलेशन। उसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एक सर्कल ले लेते हैं, ये इसका सेंटर, और ये मान लेते हैं कि दो कोड है, एक A और ये B, और यहाँ पे C और यहाँ पे D। मान लेते हैं दोनों पॉइंट E पे इंटरसेक्ट किया है ना, E पे इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखें कि सर्कल में ना 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, A C B D। तो चारों पॉइंट्स का और E का अपना इंडिविजुअल जो लेंथ होगा ना, वो देखिए क्या होगा कि A से E का लेंथ A ही होगा, B से E का लेंथ B होगा। तो अगर ऐसा कोई सीन आपको नजर आता है ना, तो हमेशा AE इंटू BE, ये AE इंटू BE जो होगा वो CE इंटू DE के इक्वल होगा। और भैया ये जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे दे दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको दे दूं कि A से E के बीच का डिस्टेंस 8 है और B से E के बीच का डिस्टेंस 5 है, और D से E के बीच का डिस्टेंस आपको मैं दे दूं 40 है, 40 नहीं 20 ले लो आप, 20 है। तो आप बतलाओ कि C से E के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 8 इंटू 5 इक्वल टू, अगर ये आप x मान लेते हैं तो x इंटू 20, तो लिखोगे x इंटू 20 इज इक्वल टू 8 इंटू 5, और ये x इज इक्वल टू 8 इंटू 5 40 बाई 20 यानी कि 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पेन उठाने की जरूरत नहीं था, आप देखें कि 8 इंटू 5 40 होता है, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 40 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंटरनली जब होगा, है ना, ये इंटरनली इंटरसेक्ट, है ना, जब कोड इंटरनली दो जीवा एक दूसरे को अंदर में इंटरसेक्ट करेगा तो ये बनेगा, ठीक है। हम लोग ना वो जो अभी हम बनाए थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके काफ़ी सारे प्रॉपर्टी होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी आपको ये पता होना चाहिए जब एंगल निकलना होगा ना, तो ठीक है, ऑपोजिट साइड का एंगल सम ऑफ द एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग वो प्रूफ कर दिए। अगर ये एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो मान ले कि दो कोड बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, तब क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोड A था, यहाँ पे B था, और यहाँ पे C था, और यहाँ पे D था, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है T पे, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं बोला ना कि A से T का डिस्टेंस, तो A से T का डिस्टेंस लिखेंगे होगा 80 इंटू B से T का डिस्टेंस लिखेंगे BT, और ये इक्वल होगा C से T का डिस्टेंस CT इंटू D से T का डिस्टेंस लिखेंगे DT। ये सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा। हाँ, आप ये मत लिखना कि AB इंटू BT मत करना, क्योंकि कभी भी हम लोग कोड का लेंथ नहीं लेते। यहाँ पर भी AB नहीं लिए थे ना, AB नहीं लिए थे हम लोग A इंटू B लिए थे, ठीक है। अच्छा, A इंटू B AB के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि AB यहाँ से 8 और 5 13 है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 तो 40 होगा, तो वो भी नहीं करेंगे कि इन दोनों का, चूंकि ये इंटू ये ले रहे हैं तो सम कर लेते हैं 13, नहीं सम नहीं कर रहे, वहाँ प्रोडक्ट ले रहे हैं, सम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सम लेते तो फिर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 80 इंटू BT CT इंटू DT, और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये
लास्ट में हम लोग देख लेते हैं एक और, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लिखते चले, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए या रिवाइज करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ठीक है, मैं बोला कि मैं ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना भी ब्रीफ नहीं कि मैं बात ही ना कर पाऊँ कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल को बाहर से टच करके पास होने वाला लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, और ये सेंटर है। ठीक है, तो ये कहता है थ्योरम कि अगर कोई लाइन सर्कल पर हम लोग ड्रॉ करें, सर्कल के किसी पॉइंट्स पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब होता है कि सर्कल के उस पॉइंट्स पे आप टच कर दो इस तरह से, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस प्रकार से। तो ये जो लाइन पास होगा ना, ये सर्कल का सेंटर से पास होगा, सर्कल का सेंटर से पास होगा, ये कहता है। कोई भी आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा ना, देखिए परपेंडिकुलर जो होता है ना हमेशा एक सीधी रेखा पे ड्रॉ होता है, तो चूंकि सर्कल तो सीधा है ना, ये तो कर्व होता है, तो आपको सर्कल का हर एक पॉइंट्स पे एक सीधा एक स्पर्श रेखा, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, टेंजेंट है ये, इस पर अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये सर्कल का सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर से पास करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट होता है ना, वो टेंजेंट पे सर्कल का सेंटर से जो मिला हुआ लाइन है ना, वो परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल होता है। तो अब ये मान लेते हैं कि ये टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया गया था, है ना, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया था, तो टेंजेंट यहाँ से मान लेते हैं ड्रॉ किया गया था, ये टी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया था, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं पी है। तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा जी, तो आप बोलेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है पीटी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अब मैं आपको इसका लेंथ पूछूंगा कि ये क्या है, तो मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको दूंगा कि सेंटर और बाहर किसी पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आपको मैं दे दूंगा। मान लेते हैं कि ये मैं आपको सेंटर ये 17 दे दूंगा इस प्रकार से, और मैं बोल दूंगा रेडियस जो है ना इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो मैं आपसे पूछूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लेंथ ऑफ ये बतला दें। तो इसमें जानना क्या है आपको, इसमें आपको ये याद रखना है कि सर्कल किसी भी सर्कल के किसी पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें ना, तो टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा ना, वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, सर्कल का सेंटर से टेंजेंट में अगर परपेंडिकुलर डाले तो सर्कल का सेंटर से पास करेगा। ठीक है, ये तो अगर ये 17 है, ये 8 है, तो आप गौर से देखें, अगर ये 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से तो ये कैसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। 90 ये नहीं होगा, ये 90 होगा ना। अगर ये 90 है तो 90 के ऑपोजिट साइड वाला जो साइड होता है ना, वो हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। ये 90 है तो इसके साथ जो है एंगल के साथ जो चिपका रहता है यहाँ पे, वो बेस ले लेंगे। अगर आप इसे बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर। तो अगर ये निकालना होगा तो ये कैसे निकालेंगे, ये रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और ये रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वो आएगा हम लोगों का 15, जो कि अभी भी हम लोगों ने पहले भी लिया था, 15 आता है ये, है ना। तो आप देख सकते हैं ये होगा 289, 17 का स्क्वायर माइनस 64, और ये रिड्यूस होकर माइनस होकर के सब्ट्रैक्ट होकर के मिलेगा हम लोग को 225, और जो कि 15 का स्क्वायर है, तो ये हम लोग को 15 मिलेगा, है ना, ये हम लोग को 15 मिलेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो सर्कल है, यहाँ पे कोई कोड ले लेते हैं और एक टेंजेंट ले लेते हैं, ये टी है। ऐसे केस में तो मान लेंगे ये ए बी है, ये ए बी है, और ये सी और डी है। तो यहाँ पे जो है ना कोड हो, अगर हम लोग जो कोड होता है ना, वो सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स पे टच करता है। अगर आप इस कोड को छोटा करते जाएं, तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और छोटा कर दे तो यहाँ पे 2 पॉइंट और छोटा कर दे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इस कोड को आप छोटा करते जाएं, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के सामने आता जाएगा, और फाइनली जब ये टच करके निकलेगा ना, तो ये सी और डी कोइंसाइड कर जाएगा ना, तो सी और डी एक ही पॉइंट्स पे लाई करेगा। तो मान लेंगे कि सी और डी यहीं पे तो है। अब जो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो था यहाँ पे, जो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा था कि अगर ये टी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो यहाँ पे क्या था, ए टी इंटू बी टी, ए टी इंटू बी टी इज इक्वल टू सी टी इंटू डी टी, ये था ना। तो उसी हिसाब से हम लोग निकालेंगे ए टी इंटू बी टी इक्वल टू सी टी इंटू डी टी, है ना, सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सी और टी एक ही पॉइंट्स पे है, तो हम लोग इसको सी टी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और सी टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 इंटू बी टी। डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। मतलब सर्कल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे थ्योरम्स, अलग अलग थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सीपीओ हो, है ना, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो,
डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को लेंथ ऑफ टेंजेंट, अब मान लें एक आपको कोड दिया रहेगा इसी क्वेश्चन को, मतलब इसी को हम लोग ले लेते हैं कि आप लेंथ ऑफ कोड जो है आपका ये 10 सेंटीमीटर दे दिया है ना, 10 सेंटीमीटर दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे बीटी जो आपका दे देगा वो आपको मान ले कुछ दे देगा, ठीक है। ये मान ले 5 दे दिया, ठीक है, तो बनेगा नहीं एक्चुअली। ये 9 ले लेते हैं, ये 9 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं 6, ऐसा ले लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 9 और 6, और हम पूछेंगे कि बताइए सी टी का मतलब टेंजेंट का लेंथ चाहिए, तो आप सी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 80। अब ये 9 है और ये 6 है, तो 9 और 6 मिल करके ये हो जाएगा 15, तो आप लिखेंगे 15 इंटू ये 6 है ना, और ये 15 इंटू 6 90 है ना, ये 90 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10 ऐसा लिख सकते हैं, और ये 9 जो है बाहर निकल जाएगा 3√10, तो ये जो हो जाएगा 3√10 सेंटीमीटर है। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन इन सारे एग्जाम्पल्स देने का मतलब ये है कि आपको समझ में आए कि इसका एप्लीकेशन मतलब कैसा दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर इस तरह का डायग्राम दिया हो तो वो कैसा दिखेगा। एंगल्स फाइंड करने के लिए हम लोग को अभी और भी देखने हैं टेंजेंट्स वाले, इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिटा रहा हूँ, आप लिखते चले। देखें अब जो शुरू होगा ना, इससे अब आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिला होगा अगर आप फंसे होंगे तो। ये एक सर्कल है जो कि है भी, है ना, हर बार एक सर्कल है बोलने की जरूरत भी नहीं मुझे, लेकिन बोलना पड़ता है। ये बाहर में कोई पॉइंट है, अब यहाँ पे देखें ये 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, ये 2 टेंजेंट है। ये मान लेते हैं कि ए है और यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे बी है। अभी हम लोगों ने देखा कि सेंटर से अगर सेंटर से टेंजेंट को मिला देना तो ये 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, बेसिक बात है। तो यहाँ पे सेंटर से इसको मिला दे तो ये 90 डिग्री होता है। एग्जाम्स में आया क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ये मान लेते हैं बाहर में कोई पॉइंट P है या T, टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं इसलिए T लेते हैं तो सही लगता है देखने में। सेंटर जनरली हम लोग O लेते हैं तो O ही ले लेते हैं। मैं आपको पूछूंगा, मैं आपको ये P देकर O पूछूंगा, अब बेसिक बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखना आसान भी नहीं आएगा, कभी कभी आ जाता है, मतलब GD वगैरह में MTS वगैरह में डायरेक्ट दे देता है। अगर मैं आपको ये मान लो कि आपको मैं 60 दे दूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप मुझे एंगल O बता देंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा मैं आपसे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का, चतुर्भुज का चारों कोणों का सम क्या होता है, 360 होता है। अच्छा ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों मिलकर के क्या हुआ, दोनों मिलकर के 180 हो गया। इसका मतलब ये और ये मिलकर के 180 होना था। अगर ये अकेले 60 है तो ये हो जाएगा 120, है ना, तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, अगर मैं इस तरह से ये पूछ दूँ तो फिर ये तौहीन होगा ना इतना पढ़ने का। इतना पढ़ने के बाद ये देकर के ये पूछे तो मेरा भी तौहीन होगा और आप लोग का भी तौहीन होगा। इतना इजी क्वेश्चंस तो नहीं पूछने वाला, एसएससी भी नहीं पूछेगा, पूछना भी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो सब पास करने लगेगा। मैं ये देकर के आपसे ये पूछूंगा कि ये एंगल कितना होगा। हाँ तो ये देखिए, अगर आपके दिमाग में, आपके ध्यान में सर्कल का सारा प्रॉपर्टी है, अगर आप लिखते चले, रिवीजन करें, याद आए ना तो आप तुरंत बतला दोगे। उसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है। लेकिन देखो क्या होता है, अगर ये जितना होगा ना उसका हाफ आएगा। ये देखिए क्या होता है, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता हो ना, कि अगर कोई ट्रायंगल है, मतलब आइसोसेलेस बाहर में जाए, कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसका 2 साइड इक्वल होगा ना तो दो एंगल भी सेम होगा, है ना। ये बिल्कुल सही है। कोई भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड इक्वल है, अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं तो एक 90 डिग्री है। अगर ये 2 साइड इक्वल ले लेते हैं, ये और ये सेम बोल देते हैं, तो ये और ये सेम होगा। अगर ये 90 होगा ना तो ये 45 और ये 45 है, कुछ भी, ठीक है। तो अगर 2 साइड सेम होगा किसी भी ट्रायंगल का तो 2 एंगल भी सेम होगा। यहाँ से गौर करें आप, AOB, चूंकि यहाँ से यहाँ जो है ये रेडियस है, ये रेडियस है, 2 साइड तो इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि इसका जो दोनों एंगल होगा वो भी सेम होगा। तो ये जो एंगल होगा ये और ये सेम होगा। अब चूंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये अकेले 120 है, मतलब ये और ये मिलकर के 60 होगा। और चूंकि ये और ये 60 है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो 60 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। हाँ, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे और एसएससी भी आपसे यही पूछेगा।
और ये बहुत मुश्किल तो नहीं था ना, 60 था यहाँ 30। अब आप तुरंत बतला सकते हैं, अगर ये एंगल मैं चेंज करके 80 कर दूं तो ये कितना होगा, तो बता सकते हैं कि ये 40 होगा। अच्छा ये 80 होगा तो ये 120 तो नहीं होगा अब ना, 100 होगा ना, हाँ 100 होगा। आप चाहे तो ये पहले निकालो या फिर ये सब निकालो। देखो ये जितना होगा ना ये उसका हाफ होता है, तो यहाँ पे ये भी 40 होगा। अच्छा अगर ये 40 और ये 40 है, दोनों मिलकर के 80, तो टोटल तो 180 होता है, तो ये 100 और होना भी मांगता है 100, ठीक है, तो ये 100 है। लेकिन अब मैं ये भी आपसे ना पूछूं, मैं बोलूँगा कि ये भी थोड़ा बचकाना हो गया, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सीख लिया है, तो क्यों ना क्वेश्चंस को थोड़ा और घुमाया जाए, है ना। हाँ मैं ये दे करके आपसे ये पूछूंगा, हाँ तो अगर आप बता पाएँ, अब ये मैं मिटा देता हूँ, ये यहाँ रहेगा तो आप बिल्कुल जवाब दे दोगे, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ इस तरह से, और मैं बाहर से ये दे करके आपसे ये पूछूंगा, तो आप डायरेक्ट बतला सकते हो कि ये कितना होने वाला है। अब देखो क्या होता है कि अब इसे आप 90 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 90 तो ये होगा ना, है ना, ये 90 होगा, तो ये तो कुछ एंगल होगा ना, तो डायरेक्ट 90 नहीं ले सकते हैं कि आप बोलेंगे ये और ये मिलकर के 90 180, तो ये 80 और तो ये भी वही मिलकर के 180 होगा, और ये 80 है तो ये 100, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 90 नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर कैसे निकलेगा। तो आपको चूंकि ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसको निकालना होगा। पहले ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 90 180, तो ये आपका 80 है, तो ये 100 है ना। और आपको पता है ना वो कि कोई भी अर्क ए बी सर्कल का सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, सर्कल के मेजर आर्क में उसका हाफ एंगल बनाता है, तो ये 100 है, तो ये होगा 50। भरे पड़े हैं ऐसे प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी के साइट्स में, या मतलब क्वेश्चंस बैंक में भरे पड़े हैं। मैं ये पूछूंगा आपसे, हाँ एसएससी भी यही पूछेगा, ये दे करके ये पूछेगा, या फिर कुछ लोग क्या करेगा, एसएससी ये भी नहीं पूछेगा और घुमाएगा, तो मैं भी घुमाता हूँ और मैं पूछूंगा भाई ये बता दो आप क्या होगा, है ना, तो ये बता दो, तो माने आपको ये मान लेते हैं P, यहाँ पे ये Q है, अगर ये बता दो आप तो यहाँ पे आप देखें कि सम ऑफ द 4 एंगल, क्या मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना सर्कल के अंदर में, तो ये और ये मिलकर के कितना होना मांगता है, ये और ये मिलकर के होना चाहिए 180, ये अकेली 50 है, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो क्या पूछेगा एसएससी इसमें, कुछ भी नहीं, मतलब किसी भी तरह का डायग्राम दे दे, कुछ भी पूछे घुमा फिरा के, अब आप आंसर देने के लायक हो चुके हैं। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये टेंजेंट ना दे करके आपको कोड दे देगा, आप देखें क्या देगा, है ना, कोड दे देगा। अच्छा कभी कभी ये अभी टेंजेंट वाला और भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये ले, है ना, और ये तो हम लोग पूछ लिए ना, देखिए क्या पूछेगा कि ये आपसे ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा, आपको ये दे दिया जाएगा कि मान लो मैं आपको दे देता हूँ ये 30 है, ये मतलब ये कितना होगा, तो आप तुरंत तेज बन करके नहीं बोल दें कि ये क्या होगा, है ना, 60 होगा या फिर कुछ भी। हम लोग को पहले देखना है कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना, समझे आप, अगर ये 30 30 60 है तो ये 120 होगा ना, है ना, ये 90 था, ये 90 था यहाँ से यहाँ, तो 90 90 180, तो यहाँ पे ये टोटल 60 होगा ना, तो ये भी 30 होगा, तो ये एंगल जितना होगा ना ये एंगल उतना ही होगा। अगर ये मान लो आपको मैं दे दूँ, जैसे कि हम लोग निकाले थे कि यहाँ पे 70 था, तो इसका आधा 35 था, तो ये भी 35 आता था ना, तो ये एंगल जितना दिया रहेगा ना ये भी एंगल उतना ही होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो इस तरह से, यहाँ पे ये गौर करें आप, मैंने टेंजेंट दिया है, ये टेंजेंट है, अगर मैं टेंजेंट की जगह में सेकेंड ले लूँ, है ना, सेकेंड ले लूँ, कोड जो कि बाहर में काटते हुए निकल जाए, है ना, मान लो कि मैं इस तरह से लेता हूँ ये, हाँ अब बता दो तो, है ना, मानेंगे, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, ये इस प्रकार से, यहाँ पे A B C D, अब यहाँ पे देखें कि ये एंगल मान लो यहाँ पे T है। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये दे करके मैं आपसे ये पूछूंगा, है ना। अब ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। पहला तो ये कि अगर इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बना दे ऐसे, है ना, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बना दें, तो ये आसान हो जाएगा काफ़ी, ठीक है।
तो इसको रहने देते हैं। अभी हम लोग एक और कुछ थ्योरम्स देखते हैं। हाँ, एक लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने फाइंड नहीं किया है, हम लोग क्वेश्चन से करेंगे इसको जो एग्जाम्स में है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अगर ये सर्कल है, ठीक है, और बाहर में किसी पॉइंट P में, P से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो हम लोग को दिया हुआ है वो D है, और ये रेडियस R है, तो टेंजेंट्स का जो लेंथ हो जाएगा वो d² माइनस r², है ना, ये पहला। अब दूसरा क्या होगा कि कॉमन टेंजेंट्स हम लोग निकालेंगे, ये इस प्रकार से आएगा। दो तरह का कॉमन टेंजेंट्स होता है, एक तो यहाँ पे ये दो सर्कल है, ठीक है, दो कॉमन टेंजेंट्स होगा, एक यहाँ से यहाँ मिलाते हुए, यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे d। एक होगा तीसरा नंबर में क्या होगा कि टच करता हुआ, अगर दोनों को टच करते हुए बनाएंगे इस प्रकार से, है ना, ये अंडा टाइप बन गया है। डायग्राम भी सही बनना चाहिए। मेरे साथ क्या है कि एक डायग्राम अगर सही नहीं बनता है तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता है, तो मैं चाहूँगा कि डायग्राम भी ठीक बने, हालांकि नीचे हो जाने की वजह से अभी भी ठीक नहीं बना है। तो ये है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो टेंजेंट होगा, दो कॉमन टेंजेंट, और ये जो है एक टेंजेंट यहाँ भी होगा जो इन दोनों को टच करके जाएगा, मतलब यहाँ इस तरह से टच करेगा, है ना, इस प्रकार से ये टच करेगा, क्रॉस टेंजेंट, और ये कॉमन ऊपर वाला टेंजेंट, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट और ट्रांसफर टेंजेंट, ये जो है ना, ये इसको हम लोग डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है, ये डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वो d² माइनस r² माइनस r², है ना, डायरेक्ट टेंजेंट। और जो यहाँ पे ट्रांसफर टेंजेंट का जो फॉर्मूला है, ट्रांसफर टेंजेंट, ये होता है d² माइनस r² प्लस r²। फॉर्मूला देखें आप कि ये r प्लस r को ऐड कर देंगे तो ये बड़ा नंबर आएगा ना, और ये बड़ा नंबर इसमें माइनस होगा तो ये छोटा नंबर आएगा ना। यहाँ पे r ये दोनों का डिफरेंस है, तो ये एक छोटा नंबर, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, छोटा नंबर को इस पर माइनस कर रहे हैं और यहाँ से बड़ा नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो ट्रांसफर टेंजेंट आएगा ना, ये जो टेंजेंट होता है ना, ये इसका लेंथ कम होता है इस कंपेयर टू ये ज़्यादा होगा। ये डायग्राम से मैं दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर टेंजेंट और ये कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब फार्मूला आप याद रखें, ये तीन फार्मूला कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है, रेडियस है, और बाहर में किसी पॉइंट्स P से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ, तो टेंजेंट का जो लेंथ होगा d माइनस d² माइनस r² होगा। और अगर दो टेंजेंट दिया हुआ है तो दोनों के बीच का हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट जो होगा ना, ये वाला, इसका लेंथ 0 होगा क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ हो सकता है, इससे नहीं आएगा। जिन लोग क्वेश्चंस यहाँ से पूछेंगे हम लोग, आपको दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे दिया जाएगा और दोनों टेंजेंट्स का, दोनों सर्कल्स का इंडिविजुअल रेडियस दे दिया जाएगा, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप या तो डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला बतला दें, मतलब आंसर बतला दें, या ट्रांसफर टेंजेंट का आप फॉर्मूला बतला दें। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व करेंगे। आप इतना जानें, अगर इतना आप जान जाते हैं तो मेरा वादा है कि सर्कल का किसी टॉपिक्स पर आप फंसेंगे नहीं। आपको जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, आपको याद आएगा कि हाँ ये तो पढ़े हैं, लेकिन थ्योरम याद नहीं आएगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इतने सारे थ्योरम्स को एकदम ज़बान पे रखें कि क्वेश्चंस देखें, आपको थ्योरम याद आए, आप ड्रॉ करें चीज़ों को और आंसर निकाल दें, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।